अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स टेक की स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट चैप्टर। इस बुक का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारे पास बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चे उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनको हम मालूम कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। लाइक लेंथ हो गई, लेंथ हम मालूम कर सकते हैं 5 मीटर है, 10 मीटर है। हम टाइम मालूम कर सकते हैं, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। फिजिकल क्वांटिटीज़ उनको बोलते हैं जिनको हम लोग मालूम कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट्स अगर मालूम कर सकते हैं तो क्या तरीके हैं, कौन से डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हाफ चैप्टर में हम देखेंगे मेजरमेंट्स के तरीके कौन कौन से हैं। तो अभी इस लेक्चर में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का स्टार्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वो कहता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जो अकर कर रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द। जैसे मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि हमारे हम सूरज देखते हैं रोज़ डेली बेसिस पे, बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, स्टार्स हम रात को देख रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है, या हमें ये कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मून है, चांद है, वो भी अक्सर रोज़ रात को आ रहा होता है। वो क्यों आता है कि वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो बारिश होती है तो हमेशा ड्रॉप्स नीचे की तरफ ही मूव करते हैं, नीचे ही गिरते हैं। इसी तरह से हम हवा देखें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ना वो चल रही होती है। तो ये डेली बेसिस के फिनोमेनाज हैं। अब इनके पीछे रीजंस क्या हैं कि जो हवा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों चल रही होती है। इसी तरह से जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो हमेशा ही क्यों नीचे आते हैं। इसी तरह से अगर ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो क्यों घूम रही है, अगर चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। इन सब के पीछे ये जो नेचर फिनोमिनाज है ये क्यों अकर कर रहे हैं, रियलिटी ऑफ दिस सच हैपनिंग, कि जो लोग हैं वो इस बात के बारे में क्यूरियस हैं, वो सोचना चाह रहे हैं, वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों अकर कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से जब उनको क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में तो वो क्या करते हैं, वो फिर सर्च करते हैं, वो डिफरेंट कह लें कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये क्यों अकर कर रहा है, ये कौन से लॉज हैं जिसके बेस पे पूरी की पूरी जो दुनिया है वो काम कर रही है, हमारे इर्द गिर्द जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं वो कौन से लॉज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हम डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने इर्द गिर्द और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो इसी को हम नाम दे देते हैं साइंस का। तो यहाँ से आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है साइंस की, कि साइंस है क्या, हमारे इर्द गिर्द जो हम डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको जो ऑब्जर्वेशन होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो इसी को हमारे पास हम नाम दे देते हैं साइंस का। कहते हैं हमारी जो डेली लाइफ है ना, हमारी जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा साइंस ही है। क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे रात को चांद हमें नजर आता है क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। क्यों घूमती है, बारिश के कतरे हमेशा नीचे क्यों गिरते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं किन लॉज के ऊपर बेस्ड है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फर्दर डिस्कवरीज भी करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो लाइफ है हम कहते हैं वो साइंस से ही तो रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड देखते हैं कि ये जो अगर लॉज हैं इनको कहाँ पे फर्दर यूज़ किया जा सकता है नई चीज़ बनाने के लिए, नई डिस्कवरी के लिए। कहते हैं हमारा जो सारे का सारा जो है ना ये जो लिंक है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कहते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से ऑपरेट करवाने के लिए मेन चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है हम जो एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ तो क्या उसमें कैलकुलेशन जो मैं कर रही हूँ, जो मेजरमेंट्स कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं, एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो हमारा मेन कंसर्न जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो अगर मैं क्वांटिटीज ले रही हूँ, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे उनको कहते हैं जिनको हम मालूम कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने कोई चीज़ है, कोई स्केल लिया हुआ है तो मैंने इसकी लेंथ मालूम करनी है। अगर मैंने कोई क्लॉक है मतलब इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ मेरे पास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर क्लॉक है, टाइम है, वो कोई 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे, तो जो टाइम है उसको मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ है, मैथ को भी मालूम किया जा सकता है, 1 kg है, 2 kg है, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मालूम कर सके। तो क्या उन फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से ली जा रही हैं या नहीं। तो मेन कंसर्न यही हो रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो क्या उनके मेजरमेंट्स ठीक तरीके से ली जा रही हैं, ठीक है। और अगर मेजरमेंट्स ली जा रही है तो उनके लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स ली जा सके। यहाँ पे इस सारे पैसेज में वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे इर्द बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे होते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, जब एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं तो उसमें मेन चीज़ क्या आती है, मेजरमेंट्स। अगर मेजरमेंट्स एक्यूरेट होंगे तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट ठीक होगा। अब मेन कंसर्न साइंसदानों का क्या है, वो इस बात पे है कि मेजरमेंट्स अगर एक्यूरेट लेनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इस सारे को सिर्फ आपने वैसे ही पढ़ लेना है, आपने जो मेन इसमें याद करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने साइंस की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। कि जो कोई भी चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं या उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिक्स, सॉरी साइंस। अब कहते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स को हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे इसका स्कोप है। तो सबसे पहले तो मुझे फिजिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मैं स्कोप की तरफ आऊँगी ना कि कहाँ कहाँ पे इसको देखा जा सकता है। सबसे पहले कहते हैं जो फिजिक्स है वो हमारे पास फंडामेंटल साइंस है। फंडामेंटल साइंस का मतलब है बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इसके साथ रिलेट करवाया जा सकता है। अब फंडामेंटल साइंस बिल्कुल बेसिक साइंस है, ये है क्या, कहते हैं ये बेसिकली डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इसमें यूनिवर्स को हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है। अब बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मतलब बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैंने बॉल ली है तो ये मैटर है, क्योंकि इसका कोई मास भी होगा, इसने कोई जगह भी ऑक्यूपाई की होगी। एनर्जी, इसमें कितनी एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई एनर्जी है इसमें, ठीक है। तो मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्पेस का मतलब होता है बच्चे ये कहाँ पे मौजूद है। अगर मैं कहीं पर रूम की बात कर रही हूँ तो ये रूम के हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ये मैंने ग्राउंड ले लिया एंड सो ऑन। तो इसके सेंटर में है, रूम के कॉर्नर में है, कहाँ पे है, ठीक है। टाइम, और किस टाइम पे ये यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये चार चीज़ें जो है बेसिकली फिजिक्स में हम डील करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, उस मैटर की एनर्जी, स्पेस कहाँ पे वो पोजीशन उसकी क्या है, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, और टाइम को हम डिस्कस करते हैं, और इन सब का आपस में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास फिजिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास हमें हेल्प करती है छोटे से ऑब्जेक्ट से लेकर हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज हो गए, स्टार्स हो गए, उन सब की स्टडीज को हम फिजिक्स में डील करते हैं। लाइक मतलब फिजिक्स जो है ना वो छोटे छोटे से लेवल तक, मतलब एटॉमिक लेवल से लेके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से मतलब ये छोटे छोटे एटॉमिक लेवल पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हैं, ये एटम्स हैं, फिर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर बड़े बड़े जो हमारे पास डीएनए वगैरह इंसानी बॉडी में हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह, फिर ह्यूमन बॉडी, फिर ज़मीन आ गई, फिर सूरज आ गए, फिर नंबर ऑफ गैलेक्सीज, नंबर ऑफ स्टार्स की कम्बिनेशन होता है, नंबर कह लें सियारे होते हैं सारे, काफ़ी ज़्यादा अगर एक जगह पे हो उनको गैलेक्सीज बोलते हैं। तो ये छोटे से लेवल से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब में फिजिक्स जो है वो बेसिक रोल प्ले करती है। कहते हैं हमारे पास हम बहुत सारी बेसिक जो है ना रिलेशनशिप हम देखेंगे इस चैप्टर में। ये जो हमारी अभी 9th क्लास की बुक है ना, इसमें हम देखेंगे मैटर क्या होता है, एनर्जी कौन कौन सी टाइप्स होती है, इनके दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। लेकिन हमने कहा ना फिजिक्स में हम चार चीज़ें देखते हैं, एक मैटर देखते हैं, एक एनर्जी देखते हैं, एक स्पेस और एक टाइम। कहते हैं अभी जो 9th क्लास के चैप्टर्स है ना उसमें हम क्या देखेंगे, हम लोग मैटर देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, इनके दरमियान वाले रिलेशनशिप में देखेंगे। हाँ, लेकिन अगली जो हाई क्लासेज हैं जैसे 10 हो गई, सेकेंड ईयर हो गई, FS BSc जैसे आगे बच्चे नहीं पढ़ते मास्टर्स लेवल पे, वहाँ पे जाके हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि हमारे पास स्पेस क्या है, डिटेल में देखेंगे, और टाइम को देखेंगे। कहते हैं अगर यहाँ पे हम स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल बेसिक उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कहते हैं ये 3 डायमेंशन एक्सटेंट है इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर। अच्छा, 3 डायमेंशन एक्सटेंट का मतलब क्या है बच्चे, हम लोग ना मोस्ट कॉमनली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम डिफाइन करते हैं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है, ठीक है। जी एक्सिस को हम ड्रॉ कर देते हैं बाहर की तरफ। अब अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी हो ना कि वो कहाँ पे पड़ा है, तो हम इन एक्सिस के हिसाब से बात करते हैं कि ज़मीन से कितना ऊपर है, कितनी वो हाइट के ऊपर है, ज़मीन के सेंटर में है। मतलब अगर मैं इसको ज़मीन बाउंड्री ले लेती हूँ, ग्राउंड ले लेती हूँ, तो वो मेरे पास उस ग्राउंड के सेंटर पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, ठीक है, कितनी हाइट के ऊपर है, और मेरे पास आगे पीछे कितना है। लाइक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मोस्ट कॉमनली ये हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी इवेंट है, काम है, वो कहाँ पे हो रहा है, इन 3 एक्सिस के परस्पेक्टिव से हम बात करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि ये कोई बच्चा, अगर मैंने रूम के एग्जाम्पल के हिसाब से बात की है तो वो आउटडोर खड़ा है, मतलब ज़मीन पे खड़ा है, एक्स एक्सिस मैंने ले ली। अगर मैं किसी बिल्डिंग के पास ले रही हूँ तो वो हाइट के कितना पास है और कितनी हाइट तक है, ठीक है। और अगर मैं रूम पूरा ले रही हूँ तो वो कितना आगे है, कितना पीछे है। तो ये बेसिकली एक पूरे पर्सपेक्टिव में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस ले रहे हैं कि मेरे पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये जी एक्सिस था। तो मैंने तीनों एक्सिस को यूटिलाइज करते हुए मैंने बताया कि वो इवेंट जो है या वो पर्सन जो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। जैसे वो पर्सन को यहाँ पे रूम में शो कर रहा है कि वो कॉर्नर दीवार के साथ है, रूम के अंदर है, यहाँ पे ज़मीन पे है, हाइट भी उसकी बता रहे हैं कितनी है, ठीक है। तो ये जो हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन बता रहे होते हैं, पोजीशन बता रहे होते हैं, वो बेसिकली स्पेस होता है।
इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, अगर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इवेंट्स पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पे है। तो आसान अल्फाज में ये आपको क्या बताता है, ये आपको बेसिकली उसकी पोजीशन बता रहा होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे पड़े हैं, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई इवेंट अकर कर रहा है तो वो कहाँ पे अकर कर रहा है, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा होता है। स्पेस आसान अल्फाज हम कह रहे हैं कि पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब टाइम क्या है, टाइम हमें बता रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई इवेंट अगर किया, मतलब कोई लेक्चर हो रहा है तो वो कितने ड्यूरेशन का था। मतलब अगर ये एक लेट्स जस्ट से कि मैं कहती हूँ ये एक क्लासरूम था, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तो कोई लेक्चर चल रहा था तो वो कितने मिनट का था, 20 मिनट का था, 30 मिनट का था, तो वो ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स को बताता है कि अगर मुझे पोजीशन पता चल गई, मुझे स्पेस पता चल गई, तो अब वहाँ पे जो इवेंट अकर कर रहा है तो वो हमारे पास कितने टाइम का था। तो कहते हैं ये बेसिकली 4 डायमेंशनल होते हैं प्रोसेस। 4 डायमेंशन किस तरह से, कि स्पेस को हम डिफाइन करते हैं 3 एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, और टाइम को हम लोग क्या ले लेते हैं, एज अ 4th डायमेंशन लेते हैं। ये टाइम बताना भी समटाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कहते हैं समटाइम क्या होता है, जैसे आप कोई पेंडुलम ले लेना, तो हमारे पास क्या होता है कि पेंडुलम होता है कि बच्चे एक छोटा सा बॉल होता है जिसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। उसको आप धागे की मदद से बांध के ना यहाँ पे किसी फिक्स पॉइंट से उसको टाई करवा देते हैं। अब इसको पकड़ के ना यहाँ से, मतलब ये बेसिकली बेसिकली तो होता है सेंटर में है, ठीक है। आप इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाकर ना उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने इसको पकड़ा, यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, यहाँ पे जब छोड़ेंगे ना तो वो यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा। तो ये जो एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में टाइम यूज़ कर रहा होता है, तो हम टाइम को नोट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ये टाइम ड्यूरेशन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है पेंडुलम की, कि उसकी जो मोशन है, उसका जो टाइम है वो डिपेंड करता है, और या उसकी फ्रिक्वेंसी जो वो डिपेंड करती है कि आपने कितने टाइम में उसके एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरी की। वही मैंने आपको बताया कि कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होती है, कि अगर मैंने यहाँ पे इसको ले जाकर छोड़ दिया तो यहाँ से जाएगा और फिर वापस यहाँ तक आएगा, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। अब यहाँ से जाने में, वापस आने में, इस कंप्लीट एक ऑसिलेशन को फ्रिक्वेंसी में कितना टाइम लगा, वो भी हमने फाइंड आउट करना होता है। तो उसमें फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है टाइम के ऊपर। कहते हैं इस तरह बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास है क्या, उसको देखते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, हम कहते हैं जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है ना, मुझे स्पीड ऑफ लाइट अक्सर आप पढ़ते होंगे 7-8 में, कि उसकी जो वैल्यू होती है ना लाइट की स्पीड की, वो 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं अल्टीमेट लिमिट होती है, ये मतलब मैक्सिमम होती है जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्पीड के पास पास मूव करे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करे, तो हम कहते हैं वहाँ पे रिलेटिविस्टिक फिनोमेनाज आना शुरू हो जाते हैं। अब रिलेटिविस्टिक फिनोमेनाज हैं क्या, तो हम कहते हैं वहाँ पे जो टाइम है वो स्लोली पास करते हैं। अब स्लोली पास करने का वे क्या है, क्या मतलब है, वो इसको एक्सप्लेन करें इस एग्जांपल के थ्रू। के फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पेसशिप है, यहाँ पे एक बच्ची है, उसके पास घड़ी है, और इसी तरह से एक मेरे पास ज़मीन पे बच्ची है, ये दोनों रेस्ट पे है, ठीक है। जितना इसकी घड़ी भी रेस्ट पे है, इसकी घड़ी, मतलब दोनों की घड़ी एक जितना टाइम शो करेगी, एक जितना वो उनकी वैल्यू होगी। अगर इसके 5 सेकंड गुजरेंगे तो इसके 5 सेकंड गुजरेंगे। अभी दोनों रेस्ट के ऊपर हैं, ठीक है। या वी कैन से दैट कि अगर दोनों की एज की बात करें तो दोनों की एज एक जितनी है। लेकिन अगर सपोज करेंगे, मैं कहती हूँ ये मूव करना शुरू हो जाए, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आना शुरू हो जाए, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये स्पेसशिप चला जाए कहीं पे, और जब वो वापस आएगा तो क्या होगा कि इसका जो टाइम है वो स्लोली पास करेगा, इतना टाइम इसका नहीं गुजरा होगा। लेकिन जो ज़मीन पे होगा उसका टाइम बड़ी जल्दी गुजर गया होगा। इसको हम नाम देते हैं टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन जो स्पेसशिप अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाए तो वहाँ पे टाइम आहिस्ता पास करता है, स्लो पास करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस, स्पीड और हमारे पास टाइम दोनों इंटरलिंक्ड है। मतलब पहले अगर ये दोनों रेस्ट पे थे तो एक जितना टाइम गुजर रहा था, दोनों की उम्र एक जितनी थी। लेकिन अगर ये स्पेसशिप वाला कहीं पे दूर चला गया, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करता हुआ जब वापस आता है, तो वो देखते हैं कि जो यहाँ पे पर्सन होता है उसकी उम्र इतनी नहीं गुजरी होती, उसका टाइम बहुत स्लोली गुजर रहा होता है। लेकिन जो ज़मीन पे होता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इफेक्ट। मतलब इसको हम कहते हैं टाइम ज़्यादा पास कर रहा होता है, स्लो पास कर रहा होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करे एज कम्पेयर टू रेस्ट। मतलब जब दोनों रेस्ट पे थे तो एक जितना टाइम गुजर रहा था, दोनों की एज सेम थी। लेकिन अगर एक ने मूव करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, तो उसका जो टाइम है वो स्लोली पास कर रहा था। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे हमने क्या चीज़ इंटरलिंक करवाई है, इसकी स्पीड और टाइम। और यहाँ पे दोनों का टाइम सेम था क्योंकि स्पीड मतलब दोनों रेस्ट पे थे।
यहाँ पे वो मूव करना शुरू हो गया, ये रॉकेट वाली जो पर्सन है, बच्ची जो है, तो इसका टाइम स्लो होना शुरू हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे फिजिक्स में हम चीज़ों को इंटरलिंक करवा रहे होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट को इंटरलिंक करवा रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमने बात की है कि यहाँ पे जो स्पेस और जो टाइम है वो हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करेंगे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो अपने से लिंक्ड हो, मतलब वो उनका किसी दूसरे के साथ रिलेशन ना हो, बस वो खुद के ऊपर डिपेंड करे। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंस है, मतलब अगर वो मूव करेगा तो टाइम मेरे पास उसका चेंज होगा, अदरवाइज तो टाइम दोनों का सेम है। तो ये इंटरलिंक क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिंक्स देख रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान। कहते हैं इसी तरह से हम बहुत सारे फिनोमिनाज में ये भी देखते हैं, हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है ग्रेविटी और स्पीड के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं। लाइक हमारे पास जो है ना, हम लोग देखते हैं कि जब लाइट आ रही होती है, बेंड होके आ रही होती है, अगर वो किसी मैसिव स्टार से पास ऑन करके आए, उसके पास से गुजर के आए, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखा गया कि हमारे पास ये सन है, तो अर्थ पे ना हमने देखा कि किसी स्टार से जो है ना वो लाइट आ रही थी, तो ये अज्यूम किया गया कि जो लाइट जो है ना वो स्ट्रेट आ रही है, तो हमारे पास हमने अज्यूम ये किया कि जो स्टार थी जहाँ से लाइट आ रही थी वो यहाँ पे कहीं मौजूद होगा, तो हमने उसकी लोकेशन जो है, उसकी पोजीशन जो है वो एस्टिमेट की। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं होगा, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, उसमें से जो लाइट आ रही थी वो बेसिकली बेंड होके लाइट आ रही थी, इसलिए यहाँ पे ये सिचुएशन आई। तो यहाँ पे जो लाइट होती है वो एक्चुअली जो उसके स्टार की जो हमने लोकेशन मालूम की थी ना, स्ट्रेट आ रही थी लाइट, वो यहाँ पे नहीं थी, जो एक्चुअल स्टार था वो यहाँ पे था, उसमें से जो लाइट आ रही थी वो बेंड होके आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि बच्चे वो ग्रेविटी की वजह से आ रही थी। तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी आता है कि जो लाइट आ रही होती है, जिसमें ग्रेविटी और स्पीड का कंसेप्ट आता है कि जो लाइट होती है वो बेंड होके आती है, वो किस वजह से बेंड होके आ रही होती है, वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से आ रही होती है। इसके अलावा कहते हैं बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे हम लोग एटम में पढ़ते हैं ना, हमारे पास सेंटर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और हमारे पास कह लें कि इसके बाहर जो है वो इसको न्यूक्लियस ओवरऑल बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो कहते हैं छोटे से छोटे लेवल से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके हमारे पास जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको जो डील करती है वो जो फिजिक्स की ब्रांच होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ये हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप पार्टिकल्स, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स है। तो कहते हैं हमारे पास जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक वैरायटी ऑफ फिनोमिनाज हैं जिसको डील कर रही होती है, जिसमें हमारे पास डेली लाइफ फिनोमिना से लेके जो हमारे पास हीट एक्सचेंज हो रही होती है, जैसे सन से रेडिएशंस आ रही हैं हमारी ज़मीन में, दिन ब दिन गर्मी होती जा रही है, तो ये सारी के सारे डिफरेंट फिनोमिना जो हैं वो फिजिक्स से डील कर रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। समटाइम तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा बताना पड़ेगा, मतलब पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें जो मैटर है, एनर्जी है, स्पेस के बारे में बताना पड़ेगा, टाइम के बारे में बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ को इंटरलिंक करवा रहे होते हैं, जैसे हम कभी स्पीड और टाइम को करवा रहे होते हैं, कभी ग्रेविटी को करवा रहे होते हैं, और डिफरेंट हम लोग कर रहे होते हैं। अगर एज अ शॉर्ट इसको लें, ओवरऑल तो ये लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन अगर इसको एज अ शॉर्ट लें तो इस पूरे पैसेज में आप फिजिक्स की डेफिनेशन करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, फिर आप इसमें स्पेस की डेफिनेशन करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप डिस्कस करेंगे, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जो टाइम है वो कंसीडर किया जाता है एज अ फोर्थ डायमेंशन, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास ओवरऑल ये रिलेटिविस्टिक फिनोमेना से भी पढ़ लीजिएगा, इसमें आपने क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको बेसिकली बताई हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको बताई है, आपको मैंने स्पेस की बताई है, आपको मैंने फिजिक्स की बताई है, और ये वाली लाइन की जो टाइम है उसको हम लोग एज अ फोर्थ डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप पैसेज करना चाहें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास कहाँ पे स्कोप है कि हम डिफरेंट फिनोमिनास को देखते हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट को देखते हैं हम लोग, अगर रिलेटिविस्टिक फिनोमिनास को देखते हैं तो ये डिफरेंट फिनोमिना है। पेंडुलम की मोशन में हम लोग टाइम को नोट कर रहे होते हैं, तो उसको आप करना चाहें तो ओवरऑल कर सकते हैं। एक्सरसाइज में से रिलेटेड एज सच क्वेश्चन नहीं है, तो ये इंट्रोडक्शन की फॉर्म में था। एज अ शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले में, ये पैसेज में सिर्फ साइंस की डेफिनेशन करेंगे, ओवरऑल ऊपर वाला पैसेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स में ओवरऑल इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कर सकते हैं, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया वो भी आप कवर करेंगे, ठीक है। मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।